अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। हमने ना लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज रिएक्शंस कर करके पायरूवेट में कन्वर्ट हो गया। अब हमने पढ़ने आगे पायरूवेट डिहाइड्रोजनेस कम्प्लेक्स, हमारा मेन टॉपिक है। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि जो फेट्स ऑफ पायरूवेट है ना, पायरूवेट आगे आगे कौन कौन सी जगह में जा सकता है वो हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम बाकी बाद में मेन टॉपिक की तरफ आएंगे। अब सबसे पहले एक तो सीधा सीधा काम है ना, हमें एनर्जी चाहिए। ग्लूकोज से बना पायरूवेट, फिर पायरूवेट, आप बस इधर ही ध्यान रखें, पायरूवेट बाद में गया एसिटाइल को ए के अंदर कन्वर्ट हुआ टीसीए साइकिल में, आगे फिर एसिटाइल को ए चला जाता है। इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। मतलब कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी कि ऑक्सीजन है ना वो भी यूज़ होगी और इसके अंदर जो डीकार्बोक्सिलेशन है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी। फिर दूसरा एक और जगह आ जाता है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, वो होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में। ग्लूकोनियोजेनेसिस का क्या मतलब हुआ कि नॉन ग्लूकोज प्रीकर्सर से वापस ग्लूकोज बनाना। जब हम स्टारवेशन वगैरह में होते हैं ना तो ये होता है, तो फिर पायरूवेट आगे जाके टीसीए में नहीं जाता, वो फिर शंट हो जाता है वापस ग्लूकोज की तरफ की, एनर्जी चाहिए अब, तो वो एक्सेलो एसीटेट बना देता है जो कि एक इंटरमीडिएट है टीसीए के अंदर। ये अब आप आगे जाके जब आप क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे तब अच्छी समझ आएगी। अभी फेयर्स ऑफ पायरूवेट एक वाइवा में को पूछे जाने वाला बहुत क्वेश्चन है, और अगर आपके यूनिवर्सिटी में एससीक्यूज आते हैं तब आएगा क्वेश्चन, और एमसीक्यूज के लिए भी फेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने पढ़ा था कि जब ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है तो पायरूवेट लैक्टिक एसिड बनना शुरू कर देता है, खासकर मसल्स के अंदर, और पायरूवेट बाद में एलानिन में भी कन्वर्ट हो जाता है। इससे ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन है वो होता है। ये हमारे ना, हमने इस सिलेबस में नहीं है, और ये आपको पेट्स का हिस्सा इसलिए करवा रहा हूँ। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो पायरूवेट है ना वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपके जो फेट्स ऑफ पायरूवेट है ना, ये तो ऐसे सादा सा है। अब हमने मेन हमारा टॉपिक है, हमने देखना है कि पायरूवेट एसिटाइल कोए के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है। वो कन्वर्ट होता है पायरूवेट डिहाइड्रोजनेस कम्प्लेक्स की वजह से। पायरूवेट पायरूवेट डिहाइड्रोजनेस कम्प्लेक्स क्या है? ये एक मल्टी एंजाइम कम्प्लेक्स है। अभी हम इसकी डिटेल आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले पायरूवेट है ना, इसने कन्वर्ट होना है एसिटाइल को ए के अंदर। अब इसका हम ये ओवरव्यू सही है कि एनएडी कन्वर्ट हो जाएगा एनएडीएच के अंदर। मतलब ये एक एनर्जी यील्डिंग स्टेप है। एनएडीएच हमें कितने एटीपी देता है? 2.5 एटीपी। पायरूवेट डिहाइड्रोजनेस कम्प्लेक्स है, इसने सारा मीडिएट किया। और हमने जो क्या पढ़ा था कि ये डी कार्बोक्सिलेशन होती है, देखें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। अब मल्टी एंजाइम कम्प्लेक्स है, डिटेल पढ़ते हैं। मल्टी एंजाइम कम्प्लेक्स ऐसे है कि इसके तीन पार्ट, E1, E2 और E3। जो E1 है ना, इसे कहते हैं पायरूवेट डी कार्बोक्सिलेज। इसका मतलब क्या हुआ? इसने पायरूवेट की डी कार्बोक्सिलेशन करवानी है। और E2 आ गया, फिर ये हो गया डाई हाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। मतलब इसने एक ग्रुप है ना उसकी ट्रांसफर करवाना है। और बाद में फिर आ गया ड्राई हाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। मतलब इसने क्या करवाना है? हाइड्रोजन रिमूव करवाना है। अभी हमने यही पढ़ा था ना कि डी कार्बोक्सिलेशन होगी। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन निकल रहा है जो एनएडी को जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लैक में क्या लिखा हुआ है। ये जो एंजाइम्स के पार्ट है ना, इसको जो को एंजाइम्स चाहिए वो चाहिए 5 टोटल। बल्कि कितने हैं? 1 2 3 4 एंजाइम्स, को एंजाइम्स। एंजाइम्स 5 चाहिए होते हैं। ये ना मैं यहाँ पे को ये लिखना भूल गया। को एंजाइम्स ना इसको 5 चाहिए होते हैं। जो E1 को चाहिए टीपीपी। टीपीपी का मतलब है थायमीन पायरोफॉस्फेट। E2 को चाहिए लाइपोइक एसिड और को एंजाइम ए को ए चाहिए। E3 को चाहिए FAD और NAD। अब हम इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं कि ये पायरूवेट स्टेप वाइज स्टाइल को ए के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है। तो ये सारा रिएक्शन है। अब ये काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन हम सारा ना इसको एक एक चीज़ को हम ना एक्सप्लेन करते चलेंगे। आपकी बुक है उसमें भी लिखा हुआ है उसमें, लेकिन ये ऐसे नेम्स नहीं लिखे हुए, स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। मैं लिपन कोड की बात कर रहा हूँ। हमने ये नेम्स करेंगे। और पायरूवेट है और हमने बनाना है एसिटाइल को ए। अब हम सारे स्टेप वाइज देखेंगे। ये ईजी है, ये लाग थोड़ा मुश्किल रहा होगा। अब मेरे पेन के साथ साथ रहना है। सबसे पहले जो ना, अब यहाँ इस चीज़ को ना आप अभी ना देखें। सबसे पहले पायरूवेट है वो टीपीपी से बाइंड करेगा। टीपीपी हमने कहाँ पढ़ा था? जो E1 है ना उसको टीपीपी चाहिए होता है, थायमीन पायरोफॉस्फेट। पायरूवेट बाइंड करेगा टीपीपी के साथ। एंजाइम कौन सा है? पायरूवेट डी कार्बोक्सिलेज। मतलब पायरूवेट की डी कार्बोक्सिलेशन होगी। अब पायरूवेट डी कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और पीछे रह गया हाइड्रोक्सी इथाइल थायमीन पायरोफॉस्फेट। ये देखें ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरूवेट। अब जो ये हाइड्रोक्सी इथाइल टीपीपी बना है ना, अब ये ऑक्सीडाइज लाइपोअमाइड है, ये यहाँ पहले प्रेजेंट होगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा
और जो ये अपना एसिटाइल ग्रुप है ना, ये ट्रांसफ़र कर देगा ऑक्सीडाइज लाइपोअमाइड को और ये बना देगा एसिटाइल लाइपोअमाइड। एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफ़र किया ना और ये ऑक्सीडाइज लाइपोअमाइड बन जाएगा एसिटाइल लाइपोअमाइड, और जो टीपीपी है वो रीजनरेट हो जाएगा। ये एंजाइम कौन सा एंजाइम करवा रहा है? डाई हाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। मतलब डाई हाइड्रोलिपोइल है ना, जो एसिटाइल ग्रुप है उसका ट्रांसफ़र हुआ है। अब जो एसिटाइल ग्रुप है ना वो को एंजाइम, ये देखें एसिटाइल लाइपोअमाइड है ना, अब ये आ गया को एंजाइम ये एसिटाइल ग्रुप ना को एंजाइम ए ले लेगा और ये बना देगा एसिटाइल को एंजाइम ए। जो हमें चाहिए था ना प्रोडक्ट, अब वो बन गया है। अब जो एसिटाइल लाइपोमाइड था वो हो गया रिड्यूस्ड। अब इस प्रोडक्ट आगे बाद में और भी पायरुवेट आने हैं, इस बाद में इसको दोबारा से चलने के लिए रिड्यूस्ड लाइपोमाइड को मैं दोबारा ऑक्सीडाइज लाइपोमाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन ऐड करते हैं, हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। तीसरा एंजाइम कौन सा पढ़ा था? डाई हाइड्रोलिपोइल डीहाइड्रोजिनेज, एफएडी है ना। हमने पढ़ा था ना कि इसको दो एंजाइम्स चाहिए होते हैं, कोई एफएडी और एनएडी। एफएडी इससे ले लेगा हाइड्रोजन और FADH2 बन जाएगा और ये रीजनरेट हो गया ऑक्सीडाइज लाइपोअमाइड। अब FADH2 बन गया, FADH2 अब बाद में NAD आएगा, वो FADH2 से हाइड्रोजन ले लेगा, NADH प्लस H प्लस बन जाएगा जो ATP जनरेट करता है। अब ये ग्रीन में लिखा हुआ है मैंने कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट जो यहाँ पे हुई थी, देखा यहाँ CO2 रिलीज हुआ। बाद में हमने देखा था ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप टू कोएंजाइम ए। ये देखें एसिटाइल ग्रुप है, ये कोएंजाइम ए को मिला और एसिटाइल को ए बना। रीजनरेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ये रीजनरेशन होगी इस एंजाइम की मदद की वजह से। और जो एंड पर तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए NAD को, ताकि NADH प्लस H प्लस बने। अब आगे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मुझे ये आपकी बुक में तो नहीं मिली, लेकिन शायद क्वेश्चन में आ भी सकता है कुछ, अगर एग्जामिनर ज़्यादा डिटेल में चले जाए। तो मैं लिख नहीं रहा, मैं आपको ऐसे ही बोल के सुना देता हूँ कि जो भी हमने पढ़े हैं ना कोएंजाइम्स, ये ड्राइव किस किस से होते हैं? जो टीपीपी है थायमीन पायरोफॉस्फेट, ये सीधा सीधा ये थायमीन से ड्राइव होगा। थायमीन जो B1 हमारा विटामिन है। और जो कोएंजाइम ए है वो पैंथोनिक एसिड से ड्राइव होगा। और जो लिपोइक एसिड है वो तो लिपोइक एसिड है सीधा सीधा। और जो FAD है वो राइबोफ्लेविन से ड्राइव होगा जिसे B2 कहते हैं। और जो NAD है वो नायासिन से ड्राइव होगा जिसे B3 कहते हैं। जैसे NAD नायासिन, FAD राइबोफ्लेविन, फ्लेविन में FR है ना। TPP मतलब थायमीन से, लिपोइक और सीधा सीधा लिपोइक एसिड, बस COA का आपको याद करना पड़ेगा, ये पैंथोनिक एसिड से है। अब हम इससे ना आगे रेगुलेशन कर लेते हैं। अब हम करने जाने लगे इसकी रेगुलेशन दो तरह से होती है। एक एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन से, जो उसका एंड प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब पायरुवेट से बन रहा है एसिटाइल CoA। और एक कोवलेंट मॉडिफिकेशन से कि उसकी फॉस्फोराइलेशन या डीफॉस्फोराइलेशन हो रही है। कोवलेंट मॉडिफिकेशन में यही दो आते हैं। एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन में जो पायरुवेट से बन रहा है एसिटाइल CoA और फिर NAD भी बनता है, प्रोड्यूस होता है। अब ये दोनों ज़्यादा एक्सेस में बनने लग गए हैं, तो वो फिर नेगेटिव फीडबैक के थ्रू उस पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर देंगे, क्योंकि पहले ही एक्सेस में प्रोडक्ट है, वो फिर शुरू से जाके उसी कम्प्लेक्स को, एंजाइम को इनहिबिट करेगा। ये तो सीधा सीधा आसान है। अब रेगुलेशन बाय पायरुवेट कोवलेंट मॉडिफिकेशन हम करते हैं। अब ये देखें पायरुवेट एसिटाइल CoA में कन्वर्ट हुआ किसकी वजह से? PDH से। PDH एक्टिवेट होगा तभी तो ये एंजाइम, PDH एक्टिवेट होगा तभी तो ये रिएक्शन काम करेगा। PDH एक्टिवेट हमने पहले क्या पढ़ा था, जो डीफॉस्फोराइलेशन होती है जनरली ज़्यादातर आपके सिलेबस के अंदर डीफॉस्फोराइलेशन हुई है ना, उसका मतलब है कि एंजाइम एक्टिवेट हो गया, मतलब उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप हटा देंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है तो ये एक्टिवेटेड है। अगर इनएक्टिवेटेड हो गया मतलब फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म, इस पर हमने फॉस्फोराइलेट कर दिया, मतलब इस पर वो फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। अब हम फॉस्फेट ग्रुप कब ऐड होता है ये हमने पढ़ा था, अगर कोई काइनेज एंजाइम हो ना वो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ PDH काइनेज अगर होगा तो वो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवाएगा और उसको इनएक्टिव कर देगा। PDH काइनेज ने मतलब इसमें फॉस्फोराइलेशन करवाई, इसको इनएक्टिव कर दिया, मतलब PDH काइनेज की प्रेजेंस के अंदर ये इनएक्टिव हो जाएगा। और अब इसको डीफॉस्फोराइलेट करने के लिए फॉस्फेटेज चाहिए होगा, PDH फॉस्फेटेज फॉस्फेट ग्रुप हटा देगा और ये दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। अब इसमें और मॉडिफिकेशंस कौन सी आ जाएंगी? अब PDH काइनेज को कौन करेगा स्टिमुलेट?
कि इस रिएक्शन को स्टॉप करो। हमने पढ़ा था एसिटाइल को NAD इस पे पॉजिटिव फीडबैक डालेंगे कि ये इस रिएक्शन को बाद में स्टॉप कर दे। तो एक तो एसिटाइल को NADH पॉजिटिवली एक्ट करेंगे PDH काइनेज के ऊपर, और वो फिर जो ये तमाम रिएक्शन है पायरुवेट डिहाइड्रोजन कम्प्लेक्स का वो रोकेगा। और फॉस्फेटेस किस्म की मौजूदगी में होगा कि फॉस्फेटेस फिर इस रिएक्शन को करवाएगा ना कि आगे एनर्जी प्रोड्यूस हो। तो एनर्जी कौन प्रोड्यूस करवाता है? जैसे ग्लूकोज यूटिलाइज हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है इंसुलिन। मतलब जब इंसुलिन की मौजूदगी में होगा ना तो ये रिएक्शन आगे को चलेगा। इंसुलिन स्टिमुलेट करेगा PDH फॉस्फेटेज को, और PDH काइनेज को कौन कौन स्टिमुलेट करेंगे? एसिटाइल को NADH। अगर एक्सेस ATP है तब भी ज़रूरत नहीं होती ग्लाइकोलाइसिस करवाने की। और अगर इसके सबस्ट्रेट ज़्यादा पड़े हुए हैं, अगर PDH कम्प्लेक्स को जो कोएंजाइम्स वगैरह चाहिए थे वो ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो फिर वो इनहिबिट हो जाएगा, क्योंकि अब सबस्ट्रेट ज़्यादा है तो रिएक्ट तो करेगा ही ना। ऐसे ही अगर पायरुवेट ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये एक्टिव होगा, पायरुवेट एसिटाइल को के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर लें कि जो पायरुवेट है ना वो इनहिबिटर है पायरुवेट काइनेज का। मतलब शुरू वाला सबस्ट्रेट ज़्यादा होगा तो वो थोड़ी ना इसको रोकना देगा रिएक्शन को। पायरुवेट ज़्यादा होगा तो रिएक्शन प्रोसीड आगे करेगा, इसलिए फॉस्फेटेस को एक्टिव डीफॉस्फोराइलेशन हो जाएगी। और ये हमारी बुक में ये लिखा हुआ है कि जो कैल्शियम है ना वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है PDH फॉस्फेटेस का। मतलब कैल्शियम भी इस रिएक्शन को आगे स्टिमुलेट करवाएगा, एक पॉजिटिव फीडबैक डालता है इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर ना इसकी सिग्निफिकेंस तो ये है कि जो PDH कम्प्लेक्स है ना वो लिंक करता है ग्लाइकोलाइसिस को TCA साइकिल के साथ। अगर PDH कम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फिर पायरुवेट कन्वर्ट ही नहीं होगा एसिटाइल को कि A के अंदर। और हम इसका भी क्लिनिकल कर लेते हैं, तो ये मैंने क्लिनिकल लिख दिए हैं इसके। क्लिनिकली अगर PDH कम्प्लेक्स में कोई डिफेक्ट होगा तो पायरुवेट फिर कन्वर्ट नहीं होगा एसिटाइल को A के अंदर, और पायरुवेट इंक्रीज होता जाएगा। पायरुवेट इंक्रीज होगा तो हमने पहले क्या पढ़ा था, पायरुवेट फिर शंट होना शुरू हो जाएगा, लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा। उससे लैक्टिक एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो बॉडी में लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा। और हमने आर्सेनाइड पॉइजनिंग है, हमने ना ग्लाइकोलाइसिस की उसमें पढ़ा था क्लिनिकल के अंदर कि ग्लाइकोलाइसिस में आर्सेनेट है ना वो इनहिबिट करता है ग्लाइकोलाइसिस को। इसमें लेकिन आर्सेनाइड है, ये याद रखना है कि जो आर्सेनाइड है ना वो जो PDH कम्प्लेक्स का लाइपोइक एसिड कोएंजाइम है उसके साथ इंटरफेयर करता है, वो फिर ओवरऑल PDH कम्प्लेक्स को इनहिबिट कर देता है। ये आपके दो क्लिनिकल थे टॉपिक, इस तरह आपका एंड हो गया है। अल्लाह हाफिज़। ये रही पूरा टॉपिक की एक छोटी सी समरी। मतलब आपको ना कोई टेस्ट वगैरह आ गया तो जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाता है। फेट्स हैं, 4 फेट्स थे हमने पढ़े, एसिटाइल कोएड, ऑक्सैलोएसिटेट, लैक्टिक एसिड, एलानिन। PDH कम्प्लेक्स में 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं और ये इनके साथ इनके कोएंजाइम्स जो हमने पढ़े। और बाद में इसकी ये कि अगर फॉस्फोराइलेशन करवा दी तो इनएक्टिवेट हो गया, डीफॉस्फोराइलेशन कर दी एक्टिवेट हो गया, पायरुवेट ज़्यादा हो गया तो लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा।